हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू नौकरी पैस अकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सीरीज। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर को डिस्कस करते हैं, और आज हमारे 4 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। देखिए, हमने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको लिखित में, बिल्कुल रिटन में एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी, पेरिस, ज्यूरिख या न्यूयॉर्क में? देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अच्छा, यूनिसेफ की बात आई है तो आपको पता होनी चाहिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए भाई, यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, याद रखेंगे इसको। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसकी यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हमने बात की है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अच्छा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ की मुख्य स्थापना हुई थी। इसके सदस्य कितने हैं? क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। देखिए, इसके सदस्य जो है 190 देश यूनिसेफ के सदस्य हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं कैथरीन एम रसेल। कौन है भैया वर्तमान अध्यक्ष यूनिसेफ के? कैथरीन एम रसेल है। इसका काम क्या होता है? देखिए, विश्व के बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना, ये यूनिसेफ का कार्य होता है। ठीक है, आपको ये सारी चीज जरूरी है, याद रखनी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये केवल एनटी आरआरबी में ही नहीं आया, और भी कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, इसको पारित किया गया था 1856 ईस्वी में। कब पारित किया गया था इसे? 1856 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इस अधिनियम को कौन लेकर आया था, किसने पारित किया था? इस अधिनियम का ये मसौदा जो था वो लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था, लेकिन इसको पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसको पारित किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था, और लॉर्ड डलहौजी ने इसको तैयार किया था। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे भारत में और भी समाज सुधार अधिनियम हुए हैं। कौन कौन से अधिनियम हुए हैं और कौन कौन लेकर आए थे, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं। जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर अंत कर दिया था 1829 ईस्वी में। कब किया था? 1829 ईस्वी में। इसके अलावा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था एलन बैरो ने। किसने लगाया था भैया? एलन बैरो ने। कब? 1843 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। इसके अलावा एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या था? इसमें लड़की के लिए विवाह की उम्र 12 वर्ष निर्धारित कर दी थी। और ये कब आया था? 1891 में आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और कौन लेकर आया था? लेंस डाउन लेकर आया था। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इरविन ने शारदा एक्ट लेकर आया था। इरविन ने शारदा एक्ट को पारित किया था। कब? 1930 ईस्वी में। इसमें क्या था शारदा एक्ट में? इसमें विवाह के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी थी, और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। शारदा एक्ट कौन लेकर आया? इरविन। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लेंस डाउन। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बेरो। सती प्रथा पर अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये एग्जाम में एग्जाम में आते हैं ये। इसके अलावा वेले जली ने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर? शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? वेला जली ने लगाया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए, एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? तो वो किया जाता है 2 सदस्यों को। देखिए, लेकिन अब ये क्वेश्चन है ना, ये पास्ट का क्वेश्चन बन गया। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया। कब कर दिया? इस प्रावधान को खत्म कर दिया 2019 में। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, और इसमें एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान को खत्म कर दिया। ये आपको याद रखना है। अच्छा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। अच्छा, तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, ओरसंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ओरसंग नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की है, गोदावरी की है, कावेरी की है, कृष्णा की है? तो ओरसंग नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ओरसंग नदी किसकी सहायक नदी? नर्मदा की नदी सहायक नदी है। अच्छा, नर्मदा की और भी सहायक नदियां हैं? हाँ जी, होंगी। अच्छा, इसके अलावा गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तो इन सभी की सहायक नदियां होंगी। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, सभी नदियों के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। अच्छा, नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। देखिए, ये हमारा मैप है, और नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, हमने मध्य प्रदेश को फोकस किया है, हमने बीच का इसे काट लिया है।
ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कहाँ है ये अमरकंटक पहाड़ी? ये है, ठीक है, इधर ये अमरकंटक पहाड़ी है, इसे ये देख लेते हैं, ये अमरकंटक पहाड़ी है, यहाँ से उसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये उत्तर में ये बहती है नदी, यहाँ से निकलती है और ये बहती है, ये खंबात, गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, ये उत्तर में विंध्यन तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से बहती है। अच्छा, उत्तर में विंध्यन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये वाली देखिए, ये वाली जो पर्वत श्रेणी है विंध्यन पर्वत श्रेणी है, ये वाली, ठीक है। ऊपर ऊपर कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्यन पर्वत श्रेणी है। और नीचे कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इन दोनों के बीच में बहती कौन सी नदी है? नर्मदा नदी बहती है, आपको याद रखना होगा, ठीक है भैया। अच्छा, इसके अलावा इसका मुहाना कहाँ पर है? अरब सागर की खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है, यहाँ पर इसका मुहाना है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसकी सहायक नदियां देखते हैं। इसकी सहायक नदियां कई हैं, जैसे कि ओरसंग है, कोलार है, बारना, हिरान, इसके अलावा करजन, तवा, बंजर, सेर, ये इसकी सहायक नदियां। आइए इसे मैप में देख लेते हैं, ठीक है, इसे मैप में देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे जो है वो ओरसंग नदी है, यहाँ पे कौन सी नदी है? ओरसंग नदी है इस जगह। अच्छा, और इस जगह जो आ जाती है वो कोलार नदी आती है। कौन सी नदी आती है? कोलार नदी आती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बारना नदी है, इस तरफ यहाँ पे कौन सी नदी है? ये बारना नदी है, ठीक है, यहाँ बारना नदी है। अच्छा, बारना नदी को ना हमने ऊपर लिख दिया, ये ऊपर लिख गया है, कोई बात नहीं है। ये वाली नदी जो है वो कौन सी नदी है? बारना नदी है। इसके अलावा ये वाली नदी है जो हिरान नदी है, कौन सी नदी है भैया? हिरान नदी है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, ये वाली नदी करजन नदी है। कौन सी नदी है? ये करजन नदी है। और ये यहाँ पे जो नदी है वो तवा है, ये कौन सी है? तवा नदी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो शेर नदी है। कौन सी नदी है भाई? शेर नदी है। और ये आपकी बंजार नदी है। कौन सी नदी है? बंजार नदी है। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की सहायक नदियां। आपको याद रखना है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? आप इसे रटेंगे तो अभी भूल जाएंगे। तो पहले आपको इसे मैप लेकर आना है, मैप में इसको आपको ड्रॉ करना है, 2-3 बार ड्रॉ करेंगे आपको अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा इसकी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर जल परियोजना बनी है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है भैया सरदार सरोवर जल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? वो नर्मदा नदी पर बनी हुई है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इस पर कुछ जलप्रपात भी हैं। कौन कौन से इसे देख लेते हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर जलप्रपात बने हुए हैं, ठीक है, आप मुझे याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सॉरी, अब हम देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। देखिए, ये है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। देखिए, ये महाराष्ट्र है, ये आपका ये वाला, ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र है, ये वाला इस कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र स्टेट है। तो महाराष्ट्र के ऊपर नासिक है, नासिक के पास है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। देखिए, ये यहाँ से इस तरह से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, आप इसे याद रखेंगे। और इसको आकार एवं विस्तार में बड़ा होने के कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है भैया। अच्छा, इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। सहायक नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां हैं पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, इसके अलावा इंद्रावती, सबरी और सलेस, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसे हम मैप में देखेंगे। देखिए, मैप में देख लेते हैं इसे। ये है आपके पास पूर्णा नदी। कौन सी नदी है भैया? पूर्णा नदी, ठीक है। और इधर ये आ जाती है पैनगंगा नदी, और ये है आपके पास वर्धा, और इधर आ जाती है वैनगंगा, और यहाँ पे मिलके हो जाती है कौन सी? प्राणहिता नदी। कौन सी नदी? प्राणहिता नदी, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इधर जो है वो है इधर इंद्रावती नदी है। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। इंद्रावती की इधर से आपकी सबरी है, और एक है सलेस नदी। कौन सी नदी है? सलेस नदी, आप इसे याद रखेंगे। ये बाएं सिरे की हैं। अच्छा, तो दाएं सिरे की देख लेते हैं। दाएं सिरे की मंजीरा और मनेयर। कौन कौन सी? मंजीरा और मनेयर, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। मंजीरा ये वाली है, ये वाली नदी है यहाँ पर, और ये मनेयर इस तरफ है, ठीक है, ये मनेयर नदी है। और ये कहाँ पर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, आप इसे याद रखेंगे। और अच्छा, इसके अलावा प्राणहिता नदी जो है वो गोदावरी की सबसे बड़ी और सहायक नदी है, आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ, सॉरी, अब हम देखेंगे कृष्ण नदी के बारे में, ठीक है। कृष्ण नदी, ये अपने मैप ले लिया कृष्ण नदी के लिए। अच्छा, कृष्ण नदी, ये प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्ण नदी। कौन सी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्ण नदी। और इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है।
ठीक है, कहाँ से होता है, ये महाराष्ट्र का पश्चिम घाट है, यहाँ से ये है आपका महाबलेश्वर, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी, अब से याद रखेंगे। अच्छा, इसकी सहायक नदियां और भी देख लेते हैं, जैसे तुंगभद्रा है, भीमा है, वर्णा है, पंचगंगा, मालप्रभा, मूसी, पलेरू, अकेरू, मनेरू और हिंद्री और भद्रा। इसको मैप में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए ये है वर्णा नदी, कौन सी नदी है ये, वर्णा नदी। इसके नीचे आ जाती है पंचगंगा नदी, कौन सी नदी आ जाती है, पंचगंगा नदी। और इसके नीचे आ जाती है वैनगंगा नदी, ठीक है। और इसके इस तरफ आ जाती है मालप्रभा नदी, कौन सी नदी भैया, मालप्रभा नदी, ये मालप्रभा नदी है, ठीक है भैया। इसके अलावा ये जो हो जाती है वो तुंगभद्रा नदी है, कौन सी नदी है ये, तुंगभद्रा नदी है, ठीक है भैया। अच्छा, ये जो वाली जो नदी है वो तुंगा नदी है, तुंगा नदी के बराबर में नदी कौन सी है, भद्रा नदी है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा ये वाली ये वर्धा नदी है ऊपर वाली, ठीक है। इसके अलावा ये हिंद्री नदी है, कौन सी नदी है ये, हिंद्री नदी है। और ये वाली आपकी भीमा नदी है, कौन सी नदी है भैया, भीमा नदी है। और ये वाली है आपकी हालिया नदी, ये ऊपर की नदी आ जाती है, ये कौन सी है, हालिया नदी है। हालिया के बराबर में मूसी नदी है, मूसी नदी के बराबर में आ जाती है पलेरू नदी, कौन सी नदी, पलेरू नदी। और इसके बराबर में आती है अकेरू नदी, कौन सी नदी, अकेरू नदी। और इसके इस तरफ जो आ जाती है वो आ जाती है मनेरू नदी, मनेरू नदी, ठीक है। कौन सी नदी, मनेरू नदी। तो ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं किसकी, कृष्ण नदी की। तो आपको ये याद रखना होगा। और इसका मुहाना कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना, ये इस तरह इधर आकर गिर जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा। आप एक मैप लेके आना, मैप में इसको ड्रॉ करना, 2 बार 3 बार ड्रॉ करना है, कच्ची पेंसिल से मिटा मिटा के इसे ड्रॉ कर लेना, आपको याद हो जाएंगी सारी नदियां, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कावेरी नदी की। देखिए कावेरी कावेरी नदी का उद्गम जो होता है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। देखिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को, ठीक है। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहते हैं, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये इसका उद्गम होता है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है भैया। इसे हमने लिख भी रखा है। इसका मुहाना कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में, ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, शिमशा, अर्कावती, ठीक है। हेमावती, शिमशा, अर्कावती, जैसे कि ये है आपकी हेमावती नदी, और इधर आ जाती है आपकी शिमशा नदी, हाँ, और इधर आ जाती है आपकी ये अर्कावती नदी, यहाँ पर अर्कावती नदी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो दाएं सिरे की जो नदी है वो है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी और अमरावती। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये है आपके पास लक्ष्मण तीर्थ नदी, और यहाँ पर आ जाती है आपके पास कौन सी, काबिनी नदी। फिर आती है भवानी नदी, ये इस तरफ है भवानी नदी, यहाँ पर भवानी नदी। और यहाँ पर आ जाती है आपकी अमरावती नदी, कौन सी नदी, अमरावती नदी। तो ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदी, कावेरी की सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना होगा। इस पर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे कृष्णा राजा सागर बांध, शिव समुद्र बांध, ये दोनों कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा राजा सागर बांध और शिव समुद्र बांध। इसके अलावा मैत्तूर बांध, ये तमिलनाडु पर स्थित है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। आप देख भी सकते हैं कर्नाटक से निकल रही है ये नदी और तमिलनाडु से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो इन दोनों के बीच जल विवाद बना हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। आगे अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारे पास, हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है। वसा को संचय करने वाला ऊतक कौन सा है हमारे शरीर में, तो वसीय ऊतक है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वसा ऊतक। अच्छा, ये हमारे शरीर की बात कर रही है, यानी कि हम एक जंतु में आ जाते हैं। तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एपिथेलियल ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। अच्छा, आप कहेंगे अब इन चारों ऊतकों के बारे में बताइए। ठीक है, अब इन ऊतकों से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल जी, हम अभी सारे ऊतकों के बारे में बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल ऊतक की। एपिथेलियल ऊतक क्या करता है, ये अंगों को ढकने का कार्य करता है, आंतरिक अंगों को ढकने का कार्य करता है। इसके अलावा बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करता है एपिथेलियल ऊतक। अब एपिथेलियल ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि 4 टाइप आप देख रहे होंगे, ये कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले शल्की ऊतक के बारे में बात करेंगे। ये आपका शल्की ऊतक है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है, ये त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है, त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अलावा जिह्वा, ग्रास नली और आहार नाल के स्तर पर पाया जाता है। देखिए, ये आपको जरूर याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल के स्तर में पाया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। इस वजह से हमने लिखा है यहाँ पे कि शल्की ऊतक जो है वो जिह्वा, ग्रास नली और आहार नाल के स्तर पर भी पाया जाता है। इसके अलावा घनाकार ऊतक होता है। घनाकार ऊतक ये वाला है आपका घनाकार ऊतक, ये वृक्क की सतह पर यानी किडनी की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा
वृक्कीय नली और लाल ग्रंथि की नली के अस्तर जो होते हैं वो घनाकार ऊतक से बने होते हैं। किस किसके? वृक्कीय नली और लाल ग्रंथि की नली के अस्तर घनाकार ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम स्तंभाकार। ये आपका स्तंभाकार है, ये वाला नीचे वाला, ये वाला स्तंभाकार है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य अवशोषण एवं श्रवण के अलावा आंतरिक अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा एक होता है रोमक पश्चमावी, ये रोमक पश्चमावी है। इसके मुख्य सतह पर ना रोम पाए जाते हैं, आप इसे देख रहे होंगे, यहाँ पे रोम पाए जाते हैं इसके मुख्य सतह पर। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है? ये अंडवाहिनी, श्वास नली और मुख गुहा में पाया जाता है, रोमक पश्चमावी। ये आपको याद रखना कहाँ कहाँ पाया जाता है। रोमक पश्चमावी कहाँ पाया जाता है? अंडवाहिनी में, श्वास नली में और मुख गुहा में पाया जाता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे इसे। अभी हमने क्या देखा? एपिथेलियल ऊतक को देखा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ संयोजी ऊतक के बारे में। ठीक है, ये संयोजी ऊतक के कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए अभी हम देखते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक ये शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं और आधार देने का कार्य करते हैं। तो ये कई कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है, ये सब संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जैसे कि रक्त देख रहे होंगे आप। ठीक है, जैसे रक्त में कई भाग होते हैं, जैसे कि रक्त का एक ये जो होता है, रक्त में आरबीसी होती है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे होंगे, ये ऐसे कलर की, व्हाइट से कलर पे, इसे आप डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। अच्छा, ये जो है, ये वाला जो आप देख रहे होंगे, इसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये क्या है? ये प्लेट है, ये प्लेटलेट्स होती हैं। ये हमारे रक्त के अंदर इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है, इसके अलावा डब्ल्यूबीसी पाई जाती है रक्त में। जब हम रक्त का टॉपिक आएगा तो हम रक्त को काफी अधिक डिटेल से बता देंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा होता है एरियोलर ऊतक, ये भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, एरियोलर ऊतक भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच और रक्त नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है, एरियोलर ऊतक। देखिए ये जो है एरियोलर ऊतक का है, ये चित्र जो है एरियोलर ऊतक का है। ये कहाँ पाया जाता है एरियोलर ऊतक? ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में रक्त नलिका के चारों ओर नसों में पाया जाता है, एरियोलर ऊतक। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला जो चित्र बना हुआ है, ये किसका? ये एडिपोज, ये एडिपोज ऊतक का बोलो या वसी ऊतक का बोलो, बात ये की है। ठीक है, एडिपोज ऊतक, ये वसा संग्रह करने वाला ऊतक होता है, एडिपोज ऊतक। ये त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये गोल गोल से, ये वसा है। ये क्या अंश है? ये वसा है। तो ये वसा संग्रह करने वाला ऊतक होता है एडिपोज ऊतक। ये हमारे त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है, एडिपोज ऊतक। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा जो होता है टेंडन, टेंडन है, ये अस्थि को पेशियों से जोड़ती है। टेंडन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अस्थि को पेशी से क्या जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है, और ये संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है टेंडन। इसके अलावा लिगामेंट, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, लिगामेंट। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं अगले की, पेशी ऊतक की। अब हमने दो ऊतक देख लिए, कौन कौन से? एक तो हमने देख लिया था एपिथेलियल ऊतक, और दूसरा देखा है हमने संयोजी ऊतक। अब हम जो दिखाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं, वो पेशी ऊतक। अच्छा, पेशी ऊतक के बारे में देखते हैं। पेशी ऊतक का कार्य होता है मांसपेशियों का संकुचन और फैलाव, पेशी ऊतक के द्वारा होता है। मांसपेशियों में विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, एक्टिन और मायोसिन। ये आपको याद रखना है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो एक्टिन पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है मांसपेशियों में ऊतक। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, पेशी ऊतक, पेशी ऊतक दो प्रकार के, कौन कौन से? एक तो हो गया ऐच्छिक पेशी और एक हो गया अनैच्छिक पेशी। रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी भी बोलते हैं। अच्छा, ऐच्छिक पेशी जो होते हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जब हमारी इच्छा करेगी तो हम ऐच्छिक पेशी को चला देंगे, तो ये ऐच्छिक पेशी हो जाती है। लेकिन अनैच्छिक पेशी जो होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, वो अपने हिसाब से कार्य करती है। अनैच्छिक पेशी भी दो तरह की, एक तो अरेखित पेशी या चिकनी पेशी बोलते हैं, और एक हृदयक पेशी होता है। ये हृदयक है भैया, ये आधा या नहीं है, गलती से लिख गया है। ठीक है, ये हृदयक पेशी और इसके अलावा अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी बोल देते हैं। अच्छा, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। ये कहाँ पाई जाती है? आयरिस में, वृषण में, मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनी में पाई जाती है। और ये तंत्र के द्वारा कंट्रोल होती है, अरेखित पेशी। ये आप याद रखेंगे कि अरेखित पेशी तंत्र के द्वारा कंट्रोल होती है। जैसे कि कैसे कंट्रोल होती है, आप इसे देखेंगे। देखिए, समझिए इस चीज को। मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं और आपके आंख में किसी ने हाथ मार दिया या कुछ कुछ आंख में जाके लग गया, तो आपकी पलक अपने आप झपकेगी, अपने आप झपकेगी। आप उसे झपकाएंगे नहीं, जानबूझ के नहीं झपका रहे आप उस पलक को, वो अपने आप चल रही है। वो तंत्र का तंत्र, वो अरेखित पेशी में का एग्जाम्पल है। एक किसका एग्जाम्पल? अरेखित पेशी का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि हमने उसे अपने आप से नहीं झपकाई, वो अपने आप झपकी। वो तंत्र का ऊतक ने उसको कंट्रोल किया है, ना कि आपने उसको कंट्रोल किया है। तो वो अरेखित पेशी का एग्जाम्पल। इसके अलावा हृदय पेशी है, ये तंत्र के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है। इसके संकुचन और नियंत्रण, इसमें संकुचन और नियंत्रण होता रहता है, लेकिन इसका नियंत्रण तंत्रिका के द्वारा ना होकर बल्कि पेशियों के नियंत्रण में होता है, हृदय पेशी का एग्जाम्पल। ठीक है,
आप आगे आगे देखेंगे, आगे हमारे पास तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक भैया? तंत्रिका ऊतक। ये तंत्रिका ऊतक जो है ये मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। क्या क्या चीज बनी होती है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, आप इसे याद रखेंगे। और इसकी इकाई जो होती है वो न्यूरॉन इसकी इकाई होती है। ये न्यूरॉन का ये चित्र बना हुआ है, हमने यहाँ पे बना भी दिया चित्र, ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा? तो किस वर्ष में लागू हुआ था राजभाषा अधिनियम, इस नाम से ये पूछा है। देखिए राजभाषा अधिनियम जो है वो 1965 में लागू हुआ था। 1965 में राजभाषा अधिनियम आया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 26 जनवरी 1965 को पारित हुआ था और इसमें कहा था कि हम 10 साल बाद एक समिति बनाएंगे और ये समिति कार्य क्या करेगी? ये समिति हिंदी भाषा में हुई प्रगति की समीक्षा करेगी, ये वाली समिति। और इस समिति में 30 सदस्य होंगे, इसमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होंगे। और इसमें कहा गया कि हिंदी भाषा में प्रगति की समीक्षा करेगी ये जो समिति बनाई जाएगी 10 साल के बाद। और 1976 में समिति का गठन भी हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा, ठीक है, इसमें कहा गया कि अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारे संविधान में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 22 भाषा में इंग्लिश भाषा है ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश भाषा का यूज सहयोगी भाषा के रूप में काम करती रहेगी। जैसे कि एक राज्य जब दूसरे राज्य से बात करता है तो अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा हो, हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। तो फिर एक राज्य जब अपने लैंग्वेज में बात करेगा दूसरे राज्य से तो उसे बात समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए इंग्लिश भाषा का यूज जारी रहेगा, ये इसमें कहा गया है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर की बात की है तो वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। आइए इसे देखते हैं बिल्कुल चित्र में, ठीक है, हमने बना भी दिया है चित्र। देखिए इसका उत्तरी छोर जो है, उत्तरी छोर कौन सा है? ये लद्दाख का है, इंदिरा कोल। कौन कौन सा है? इंदिरा कोल है, लद्दाख का है इंदिरा कोल। ये उत्तरी छोर है, सबसे उत्तरी छोर है। इसके अलावा दक्षिणी छोर की बात करते हैं तो दक्षिणी छोर जो मुख्य भूमि है हमारा, दक्षिणी छोर मुख्य भूमि का अगर बात करेंगे दक्षिणी छोर तो वो कन्याकुमारी है। अगर पूरे भारत की दक्षिण छोर की बात करते हैं तो वो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके अलावा हम पूर्वी छोर की बात करते हैं तो वो किबुथु है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किबुथु। इसके अलावा पश्चिमी छोर की बात करते हैं तो गुहार मोती है, ये आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है भैया, आप इसे याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई सरस्वती की महान विद्वान थी। भाई पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विद्वान थी? तो ये संस्कृत भाषा की महान विद्वान थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत भाषा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। और सबको पता होगा कि इस ट्रेन का नाम क्या था? इस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। क्या था भैया? नाम डेक्कन क्वीन था। और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। और एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। और इसका श्रेय, इस ट्रेन को चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसको जाता है भैया? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दूर संचार क्षेत्र में आईएसपी का क्या अर्थ है? आईएसपी का क्या अर्थ है? तो आईएसपी का अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या अर्थ है भैया? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी का अर्थ, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? ठीक है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है जड़त्व का नियम। क्या नाम है? जड़त्व का नियम। ये आपको पता होगा। और आइए अब हम आपको बताएंगे न्यूटन के सारे नियम। न्यूटन के 3 नियम दिए थे और तीनों नियम के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। गति के 3 नियम। तो न्यूटन की गति के नियम की व्याख्या हमें न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया से मिलती है, ठीक है। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम को कहने का कारण है, क्या कारण है? ये कहती है कि भाई यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई समान सीधी रेखा से चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बहाबल न लगाया जाए। तो वो न्यूटन का प्रथम नियम होता है। इसका उदाहरण है जैसे कि चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाला व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? इस वजह से चलना पड़ता है क्योंकि जब बस चल रही थी तो वो उसका शरीर भी गति अवस्था में रहना चाहता है।
तो जिसकी वजह से उसको चलना पड़ता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठा व्यक्ति आगे झुक जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है कि जब गाड़ी में ब्रेक लगती है तो उसका आधा शरीर यानी कि नीचे नीचे का शरीर तो उसका ब्रेक के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला शरीर जो होता है वो गति अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न के वो सॉरी इसके अलावा हम दूसरा नियम देखते हैं। तो न्यूटन का दूसरा नियम देखते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। ठीक है, और इस नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है। याद रखेंगे न्यूटन के दूसरे नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है। जैसे कि अब एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे इसे और इसे समझते हैं। जैसे कि मान लिया कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो u प्रारंभिक वेग से चल रही है। किस वेग से चल रही है? u प्रारंभिक वेग है इसका u। ठीक है, तब संवेग क्या होगा? संवेग तो आपको पता ही होगा ना, मोमेंटम। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? mv होता है, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी होती है। तो संवेग तो इसका देखिए प्रारंभिक, जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से चल रही है तो संवेग कितना होगा? p1 बराबर mu। ठीक है, p1 बराबर mu। और t समय के बाद एक निश्चित बल F लगने से उस वस्तु का वेग कितना हो गया? v हो गया। तब संवेग कितना होगा? F बल लगाने के बाद उसका वेग, उसका संवेग v हो गया, उसका वेग v हो गया, तब उस पर संवेग कितना होगा? p2 बराबर mv हो गया। क्या हो जाएगा? p2 बराबर mv। तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन कैसे होगा? एंड वाले में से पहला वाला घटा देंगे, यानी कि अंतिम वेग में से पहला वाला प्रारंभिक वेग घटा देंगे, यानी कि p2 माइनस के p1। तो p2 माइनस p1 यानी कि mv माइनस के mu बराबर आ जाएगा mv माइनस u। क्या आ जाएगा? v माइनस u। तो संवेग में परिवर्तन की दर पता करो। तो दर पता करते हैं। देखिए तो संवेग में परिवर्तन की दर कितनी होगी? ये माइनस नहीं है, ये बराबर का निशान है। एम वी माइनस यू अपॉन टी। एम वी माइनस यू अपॉन टी से संवेग में परिवर्तन की दर आ गई। ठीक है, तो द्वितीय नियम ही तो कहता है संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। ये द्वितीय नियम कहता है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से इसे देखते हैं। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि एफ क्या है? यहाँ पे बल है एफ। एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? त्वरण होता है, a होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम प्रपोर्शनल को हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं। प्रपोर्शनल हटाने के बराबर लगाते हैं, बराबर के बाद फिर क्या आता है? कांस्टेंट आ जाता है। के क्या है यहाँ पे? एक कांस्टेंट है, और के बराबर 1 रखने पर f बराबर क्या आ जाएगा? एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। ये तो आपके पास m है ही, इसके अलावा v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू a होती है। a क्या होती है? त्वरण होती है। तो इस तरह से हमें बल का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसके दैनिक उपयोग देखते हैं। देखिए दैनिक उपयोग देखते हैं इसके। जैसे क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद पकड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसके संवेग में परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो संवेग में परिवर्तन कर रहा है। अगर बिल्कुल खड़े हाथ से, बिल्कुल अगर उसे हाथ पीछे नहीं किए तो उसके हाथ में चोट लग सकती है। इसी तरह से गाड़ी में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर लगे क्यों? क्योंकि संवेग में परिवर्तन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है? जैसे कि एक वस्तु क्रिया रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में उस पर लगाएगी। ये होता है न्यूटन का तीसरा नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं न्यूटन के तीसरे नियम को। इसका एग्जांपल, जैसे कि बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। क्यों? ये प्रतिक्रिया लग रही है, पीछे की ओर झटका लग रहा है तो क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया हो रही है। इसी तरह से नाव से उतरने पर नाव पीछे की ओर खिसक जाती है तो प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसी तरह से रॉकेट नीचे की ओर बल लगाती है जिस कारण ऊपर की ओर जाता है रॉकेट। तो सारे तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के। तो एग्जाम्पल भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में एग्जाम्पल से माध्यम से ही पूछा जाता है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? तो ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है भैया? जाप हार्टसेन है। कौन है? जाप हार्टसेन ब्लूटूथ का आविष्कारक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2020 तक भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? देखिए भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जॉन बार्डिन को मिला है। किसको मिला है? जॉन बार्डिन को मिला है। वैसे तो कई लोगों को मिल चुका है 2 बार नोबेल पुरस्कार, लेकिन भौतिकी के लिए केवल जॉन बार्डिन को मिला है। भौतिकी के लिए किसको मिला है? केवल जॉन बार्डिन को मिला है। आइए नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार, ये पुरस्कार कब दिया जाता है? हर साल दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, और 10 दिसंबर को दिया जाता है।
नोबल नोबल फाउंडेशन की स्थापना कब कब हुई थी? नोबल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी को नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। नोबल फाउंडेशन नोबल पुरस्कार वितरित करता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, एक व्यक्तिगत डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। ये एग्जाम में पूछता है, इस वजह से हमने इसे मेंशन किया है, ठीक है। इसके अलावा ओस्लो में हर साल अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा की जाती है और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। क्या है? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर ही क्यों नोबेल पुरस्कार दिया था? अल्फ्रेड नोबेल ने आखिरकार क्या किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी भैया? डायनामाइट की खोज की थी। एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? जैसे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, चिकित्सा बायोलॉजी समझ सकते हैं। इसके अलावा साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्र के, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है भैया। अच्छा, अर्थशास्त्र को जो है सबसे बाद में जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र को 1969 ईस्वी में जोड़ा गया, यानी कि 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। पहले 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, ठीक है। पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बनी है? मैडम क्यूरी पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी है, मैडम क्यूरी। और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार कौन है? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी। आप इसे याद रखेंगे। देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार 4 लोगों को मिला अब तक। किस किस को मिला इसे देखते हैं। मैडम क्यूरी को मिला है 1903 में रेडियो एक्टिव की खोज के लिए मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में। इसके अलावा 1911 में मिला है ना रेडियम निष्कर्षण के लिए, रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, मिला तो मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार, लेकिन वो अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है। एक बार भौतिकी के क्षेत्र में, एक बार रसायन के क्षेत्र में। लेकिन जो जॉन बार्डिन है ना, इनको दोनों बार भौतिकी के क्षेत्र में ही मिला है, एक 1956 में और एक 1972 में। ठीक है, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा लिनस पॉलिंग को 1954 ईस्वी में मिला है नाभिकीय परीक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, नाभ के परीक्षण के लिए और रसायन के क्षेत्र में मिला है लिनस पॉलिंग को। और 1962 में शांति के क्षेत्र में मिला है लिनस पॉलिंग को। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रेडरिक सेंगर जो है, इनको 1958 और 1980 में दोनों में मिला है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 1980 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये याद रखेंगे। 1974 में यह घोषणा की गई थी कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अच्छा, उससे पहले मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिल दिए जाते थे, लेकिन 1974 में यह कह दिया गया कि अब से हम मरने के बाद लोगों को नोबेल पुरस्कार नहीं देंगे। तो लेकिन कितने लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? यानी कि 1974 से पहले मिला होगा उन्हें। तो 1974 से पहले कितने लोगों को मरने के बाद नोबेल पुरस्कार मिला? तो 2 लोगों को मिला है। कौन कौन से? एक है एरिक एक्सल कार्लफेंट और एक है डेंग हैमरशोल्ड। कौन कौन से? एरिक एक्सल कार्लफेंट और डेंग हैमरशोल्ड। आप इन्हें याद रखेंगे। इसके अलावा सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुषों में कौन है? सबसे कम उम्र के पुरुष नोबेल पुरस्कार, सॉरी, सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष में कौन है? तो वह ब्रैग विलियम लॉरेंस है। कौन है भैया? ब्रैग विलियम लॉरेंस है। भौतिकी के क्षेत्र में मिला है ना 1915 में। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता महिला में कौन है? वो मलाला यूसुफजई है। 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला है। आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है भैया चींटी के डंक में। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। इसी को फार्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है। मेथेनोइक अम्ल को ही फार्मिक एसिड कहते हैं। अच्छा, तो टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये टार्ट्रिक अम्ल जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। एसिटिक सिरका में पाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन कब पारित किया गया था? यानी कि संसद के द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 2015 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस का मतलब अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस नोबल गैस है। कौन सी इनमें से कौन सी एक अक्रिय नोबल गैस है? नाइट्रोजन, आर्गन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी आर्गन है। इसका सही जवाब क्या है? आर्गन है। देखिए, इनको हम अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। और आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें जो है वो समूह 18 में है। कौन से समूह में? समूह 18 में है। और कौन कौन सी अक्रिय गैसें सारी पता होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? देखिए, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। ट्रिक तो कौन सी है? हेमा, नीलम और करीना, जीनत रानी। और करीना हो रहेगा यहाँ पे। हेमा, नीलम और करीना, जीनत रानी। करीना हम भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, हेमा, हेमा से मतलब होता है हीलियम। हेमा से मतलब क्या होता है? हीलियम।
और नीलम से मतलब होता है नीलम, नीलम से मतलब होता है नियॉन, और से मतलब होता है आर्गन। इसके अलावा करीना होता है, करीना से मतलब होता है क्रिप्टॉन, जीनत से मतलब होता है जेनॉन, और रानी से मतलब होता है रेडॉन। ठीक है, रेडॉन। तो ये सारी की सारी कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है। इनको एक ही ये बात सब एक ही है। अक्रिय गैसों के बाहरी कोश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस होते हैं, इसलिए ये गैसें जो होती हैं स्थिर होती हैं। ये किसी भी भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1875 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कौन सा? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था? तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आखिरकार जाकिर हुसैन कौन थे? तो जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अच्छा, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्हीं के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं टीचर्स डे। कौन सा? टीचर्स डे, अध्यापक दिवस। ठीक है, याद रखेंगे इसे। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, ये पाकिस्तान का जन्मदाता था मोहम्मद अली जिन्ना, इसे याद रखेंगे। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो श्वेत क्रांति है किससे संबंधित? दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, और सैम पित्रोदा को इसका जनक कहा जाता है। इसके अलावा रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, इंदिरा गांधी को इसका जनक कहा जाता है। इसके अलावा लाल क्रांति जो है वो मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति। विशाल तिवारी को इसका जनक कहा जाता है। स्वर्णिम क्रांति शहद उत्पादन और बागवानी से संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति। और निर्मल टुटेज को इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1948 में, 1935 में, 1945 में या 1936 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रिजर्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, हिल्टन यंगी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंगी की सिफारिश पर। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और रिजर्व बैंक के पहले अध्यक्ष की बात करें तो ओसबर्न इसमें रिजर्व बैंक के पहले अध्यक्ष थे। और पहले भारतीय अध्यक्ष की बात करते हैं तो सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे। आरबीआई की स्थापना 100 के 5 लाख शेयरों को मिलाकर हुई थी, आरबीआई की स्थापना, ये आप इसे याद रखेंगे। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि इसको सरकारी बना दिया गया था आरबीआई को। 21 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा आरबीआई का संचालन होता है। 21 सदस्य कौन होते हैं? 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 क्षेत्रीय गवर्नर। इसके अलावा 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार, ये इसके सदस्य होते हैं। और कार्य होता है इसका बैंकों पर नियंत्रण करना, नोट का निर्गमन करना और मुद्रा का विनिमय करना, इसका कार्य होता है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।